हेलो बच्चों, चलो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर बेटा मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम के बारे में बात करूं तो शायद ऐसा तो नहीं है कि तुम लोगों ने पहली बार सुना होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ड सभी लोगों ने बहुत पहले भी सुन रखा है। जब हम लोगों ने एक बार चैप्टर नंबर 2 समझाया था तब मैंने आप लोगों को बताया था कि चैप्टर 2 जो पॉलिनोमियल था हमारे पास, पॉलिनोमियल्स की अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो पॉलिनोमियल्स का जो क्लासिफिकेशन था वो दो पार्ट में किया गया हमारे पास। यहाँ पर एक तो था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, और दूसरा था ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। आप सभी को बताया था कि डिग्री वाले केस में अगर हम बात करें, डिग्री वाले केस में अगर हम बात करें तो हमारे पास यहां पर अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती थी, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसको हम लोग बेटा लीनियर पॉलिनोमियल बोलते थे। क्या बोलते थे? लीनियर पॉलिनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल की बेटा डिग्री अगर 2 है तो उसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, और अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो उसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, और अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है तो उसको हम लोग बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब हमें हालांकि इतने दूर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे सिलेबस में जो अभी हम पढ़ने वाले हैं वो बेटा हम पढ़ेंगे यहाँ पर क्या चीज, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब ये तुम लोगों को समझ में तो आ ही चुका होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी इक्वेशन है। ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 है। एक बोर्ड एग्जाम में एक बड़ा ही क्वेश्चन फ्रेक्शन में चलता है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आता है, 1 नंबर का आता है, राइट द जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट द जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका बेटा सिंपल सा आंसर होता है, इसका सिंपल सा आंसर होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू में 0। और यहाँ पर a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। कभी सोचा बेटा a की वैल्यू 0 क्यों नहीं होना चाहिए? थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो। अगर a की वैल्यू 0 है, अगर a की वैल्यू 0 है तो आप बेटा a की जगह पर क्या पुट करोगे? फिर सोचो, अगर a की वैल्यू आप 0 पुट करोगे, यहाँ पर 0 पुट करते हो तो शायद से 0 का जब आप x² से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरे इंटायर चीज 0 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और जब ये पूरी की पूरी चीज 0 हो गई तो bx प्लस c, इसमें क्या डिग्री आप लोग को 2 मिली, तो इसकी डिग्री फिर यहाँ पर 1 हो जाएगी अगर यहाँ 0 पुट करोगे तो, जिस वजह से फिर ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। तो अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि राइट द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर राइट द जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप लोगों को हमेशा इसका आंसर कंप्लीट देना होगा, यहां से लेकर यहां तक, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 वेयर a डज नॉट इज इक्वल्स टू 0। ये पूरा चीज ध्यान रखना। अब चैप्टर को बेटा हम आगे कंटिन्यू करते हैं, चैप्टर को आगे स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करेंगे इसमें एग्जांपल नंबर 1। आप लोगों के दिमाग में शायद एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन बड़ा छोटा सा था। वाकई में बेटा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन बहुत छोटा ही है। इस चैप्टर में हमें ज्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ एक इक्वेशन है। मुझे खुद समझ में नहीं आता कि एनसीईआरटी वालों ने सिर्फ एक इक्वेशन की वजह से पूरा चैप्टर क्यों बना दिया। जो भी है, जैसा भी अब बन चुका है बेटा, तो हमें करना तो पड़ेगा, बोर्ड में मार्क्स चाहिए तो, है ना। चलो एग्जाम्पल नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे पास क्या है? यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 में लिखा हुआ है जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। एक बालक है और एक बालिका है, दोनों के पास मिलाकर कितनी मार्बल्स हैं? 45 मार्बल्स, ठीक है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों की 5-5 मार्बल अगर खो गई तो फिर हमारे पास अब जो मार्बल्स बची एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। इनके पास अब जो मार्बल्स बच रही हैं उनका प्रोडक्ट कितना है? 124। अब हमसे क्या बोला गया बेटा? वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। इनके पास शुरुआत में कितनी मार्बल्स होंगी, ये क्वेश्चन था। चलो करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक बात और सुनो, इसको हमें जो सॉल्व करने का तरीका है, इसमें जो हमें x की वैल्यू फाइंड करने के लिए मिलेगा, वो हम लोग चैप्टर 2 वाला ही सॉल्यूशन करेंगे। चैप्टर 2 अगर आप लोग को अच्छे से आता है, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर 2 में सीखा था ना फैक्टराइज करना, वो अगर आता होगा तो भी तभी आप बेटा इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो पहले वो चीज पढ़ के आओ। सॉल्यूशन बेटा इसका स्टार्ट करते हैं। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। दोनों के पास 45 मार्बल्स। लेट कर लो, लेट जॉन हैव x मार्बल। मैंने मान लिया बेटा जॉन के पास कितनी मार्बल्स हैं? x मार्बल्स हैं। अब जॉन के पास x मार्बल्स हैं, देन जीवंती के पास कितनी होंगी? देन जीवंती है, जीवंती के पास कितनी होंगी? देखो समझो, जॉन प्लस जीवंती इज इक्वल टू 45 था।
ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने बोला कि जॉन के पास कितनी है, आप बोलोगे सर x है, तो जॉन की जगह पर x रखो, यहाँ पर x रखो, तो जीवंती के पास कितना बचेगा, यहाँ पर जीवंती के पास कितनी मार्बल्स हो जाएंगी, फिर ये वाला x यहाँ माइनस में जाएगा कि नहीं जाएगा, तो जीवंती के पास कितनी मार्बल्स हो गई 45 माइनस x, तो हम यहाँ लिखेंगे बेटा देन जीवंती हैज 45 माइनस x मार्बल्स। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बेटा क्या बोला गया, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में क्या बोला गया था, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, इन दोनों के पास जितनी मार्बल थी, दोनों के पास 5-5 मार्बल खो गई। मतलब जॉन के पास x थी, अगर 5 खो जाएंगे बेटा तो x माइनस 5 बचेगा कि नहीं बचेगा। जीवंती के पास कितनी मार्बल्स थी 45 माइनस x, उसमें से ही 5 अगर खो गई, 45 माइनस x में से 5 अगर खो गई तो यहाँ पर ही -5 करोगे कि नहीं करोगे। तो ये बोला गया था द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स देन हैव इज 124, इनके पास अब ये जो मार्बल्स हैं इनका प्रोडक्ट कितना है 124, तो इसको हम इज इक्वल्स में कितना लिखेंगे फिर 124। यहां तक समझ में आ गया सभी को, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब आगे देखो बेटा यहाँ पर, आगे देखो बेटा यहाँ पर x माइनस 5 को x माइनस 5 छोड़ दो, 45 में से बेटा 5 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 40 माइनस x इज इक्वल्स टू में 124। x का मल्टीप्लाई करो बेटा इस पूरे ब्रैकेट से, जब x का पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 40x, x का इस x से किया माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 का 40 से किया माइनस 200, माइनस 5 का माइनस x से किया तो प्लस का 5x इज इक्वल्स टू में 124। माइनस एक्स स्क्वायर बेटा ऐसे छोड़ दो, यहाँ देखो बेटा ध्यान से 40x और प्लस 5x इट बिकम्स 45x, 45x 124x, यहाँ बेटा माइनस 200 लिखा हुआ है, 124 यहाँ आ जाएगा माइनस 124 इज इक्वल्स टू में 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 माइनस 124 माइनस 324 इज इक्वल्स टू में 0। अब बेटा ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि चैप्टर का नाम भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब हर क्वेश्चन में हमारे पास अब एक इक्वेशन बनेगी जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब ये इक्वेशन तुम लोग को सॉल्व करना आती होगी। कैसे आती होगी, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि बेटा चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स अगर आपने पढ़ा है तब जाकर आप इसको पढ़ने हो, तभी आप इनके क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसको पूरा सॉल्व करो, आपके पास x की वैल्यू निकल आएगी, आपको पता चल जाएगा जॉन के पास कितनी मार्बल्स हैं और जीवंती के पास कितनी मार्बल्स है। ठीक है, चलो बेटा अब आगे वाला एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 2। ये वाला एग्जांपल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में काफी बार आता है, एज इट इज सेम एग्जांपल आता है, और इस तरह का एक क्वेश्चन हमें एक्सरसाइज में भी दिया गया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, पार्ट नंबर 2 करते हैं इसका हम, पार्ट नंबर 2। इसमें क्या लिखा जरा पढ़ते हैं ध्यान से। इसमें बोला गया था अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। कॉटेज इंडस्ट्री एक छोटी सी इंडस्ट्री होती है, बिल्कुल आप लोगों ने शायद एसएसटी में पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री के बारे में, जिसमें लिखा रहता है लार्ज स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, उसी में आता है। कॉटेज इंडस्ट्री मतलब उस तरह की इंडस्ट्री होगी जिसमें आप लोगों ने देखा होगा घरों में कुछ महिलाएं वगैरह अपना घरेलू काम करती हैं कि नहीं करती हैं, कोई कुछ बना रहा है, कोई दोने पत्तल वगैरह बना, जो छोटे छोटे काम जो होते हैं वो कॉटेज इंडस्ट्री में आते हैं। खेल खिलौने वगैरह बनाना घर में जो बन जाते हैं। तो हमसे बोला गया बेटा इसमें कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है जिसमें कुछ टॉयज एक दिन में बन रहे हैं। देखो, प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, एक टॉय की जो कॉस्ट है वाज फाउंड टू बी, ऐसा देखा गया कि एक टॉय की जो कॉस्ट थी वो बेटा क्या थी 55 माइनस 55 में से अगर मैं माइनस कर दूं, किसको माइनस कर दूं, नंबर ऑफ टॉयज को जो कि बने हैं उस दिन, ऐसा देखा गया। एक बार फिर समझते हैं, एक कॉटेज इंडस्ट्री में कुछ टॉयज बन रहे हैं। ठीक है, फिर ये बोला गया कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, एक टॉय की जो कॉस्ट है वो क्या देखी गई कि 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। एक सुनो एग्जांपल लेके समझते हैं, इसी को क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लो लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन अ डे बी एक्स। हमने मान लिया कि उस दिन कितने टॉय बनाए गए होंगे एक्स, तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, एक टॉय की कॉस्ट क्या होगी बेटा, इस लाइन को कंटिन्यू करो, 55 माइनस मतलब 55 माइनस
द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, तो बेटा प्रोड्यूस इन अ डे टॉयज कितने थे एक्स, तो एक टॉय की कॉस्ट कितनी आ गई, देखो टॉयज कितने बन रहे हैं एक्स बन रहे हैं, और एक टॉय की कॉस्ट कितनी निकल आई। क्वेश्चन में बड़ी प्यारी लाइन है, मतलब ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, अगर किसी का दिमाग बिल्कुल खाली भी है ना वो भी इस चीज को समझ सकता है। जो मैंने रेड अंडरलाइन किया है उसी से ये वाली चीज हमें मिलकर आई है, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय कितना निकल आया 55 माइनस एक्स, ठीक है ना। चलो अब आगे एक चीज और सोचो, सोचो बेटा ये कॉटेज इंडस्ट्री मान लो अपनी ही है, घर की इंडस्ट्री है, आप खुद सोचो कि अगर हमारे पास एक टॉय इतने का है, कितने का है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मान लो कि एक टॉय बेटा मेरे पास 55 माइनस एक्स का है, एक टॉय, और टॉयज बने कितने थे वो एक्स बने थे। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं, एक टॉय की कीमत का टॉय से ही मल्टीप्लाई कर दूं जितने टॉय, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा कि टोटल प्रोडक्शन हुआ कितना था उस दिन। तो टोटल प्रोडक्शन कितना दिया गया इस क्वेश्चन में, टोटल प्रोडक्शन देखो, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज, कितना दिया गया टोटल प्रोडक्शन, ₹750, ₹750। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। और फिर से इक्वेशन बनने वाली है बेटा, यहाँ पर x का 55 से मल्टीप्लाई करोगे 55x, x का x से किया एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर बेटा 750 लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब इन दोनों को वहां लेके चले जाओ या 750 को यहाँ लेके चले, जो तुम्हारा मन करे वो कर सकते हो। दोनों को वहां लेके जाओगे तो यहाँ जीरो बचेगा, माइनस एक्स स्क्वायर बेटा वहां गया प्लस का एक्स स्क्वायर, 55x वहां गया माइनस 55x प्लस 750, ये वाला जीरो बेटा वहां लेके चले जाओ। जीरो तो बेटा एक ऐसा है कि इसको कहीं भी लगा दो, बेचारा परेशान, सब लोग इसको मैथ्स में बड़ा परेशान करते हैं, जबकि बिना जीरो के मैथ्स इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी जीरो को कोई गिनता ही नहीं, ना 3 में ना 13 में। जीरो को तो आप चाहे LHS में लगाओ चाहे RHS में लगाओ, इस इक्वेशन को कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है। तो इस इक्वेशन को आप चाहो तो फाइनली ये लिख सकते हो, यहाँ पर आप इस इक्वेशन को अगर लिखना चाहो तो ऐसा लिख देना, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750। आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, आंसर निकल आएगा आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अभी हमने इक्वेशन बनाना सीखे, हम इक्वेशन को सॉल्व करना भी सीखेंगे, क्योंकि ये एक्सरसाइज 4.1 के आपके पास जो क्वेश्चन है, हो सकता है आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, सर आप इक्वेशन बना के छुड़वा रहे हो सर, हमें पूरा सॉल्व करवा दो। तो बेटा हम पूरा सॉल्व करेंगे, थोड़ा वेट करो, क्योंकि एक्सरसाइज 4.1 में जो आप NCERT ओपन करोगे ना, तो 4.1 के क्वेश्चंस में भी सिर्फ इक्वेशन बनाने तक की कहानी है। जैसे आप 4.2 पर आओगे, जो मैंने आपसे बोला था कि आपने बेटा चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स पढ़ा होगा तो आप ये आगे सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल सही बात है, सॉल्व कर सकते हो। अगर नहीं भी पढ़ा है तो 4.2 में इस चैप्टर में हमें इक्वेशन सॉल्व भी करना है काफी सारी, तो जब हम 4.2 पर आएंगे तब सॉल्व करेंगे। अभी हम सिर्फ इक्वेशन का फॉर्मेशन सीख रहे हैं कि हमारे पास जो प्रॉब्लम्स हम आती हैं उनको कैसे पढ़ना है, उनको कैसे एनालाइज करना है, कैसे सीखना है, सारी बातें। तो अभी सिर्फ इक्वेशन बनाए फोकस करो, अगर इक्वेशन सॉल्व नहीं भी आ रही है तो 4.2 में हम उसको सीखेंगे, अभी सिर्फ इक्वेशन बनाना सीखो। ये वाला सभी को आ गया होगा, आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या लिखा है बेटा, एग्जाम्पल नंबर 2 एक बार देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 इसमें लिखा हुआ है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें चेक करना है कि जो हमें दिया गया है क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इतनी छोटी सी पहचान है, बिल्कुल छोटी सी पहचान, मतलब ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। अगर ये क्वेश्चन मैं क्लास 6 के बच्चे को या 7th के बच्चे को सिखाऊं तो वही बड़े प्यारे तरीके से सीख जाएगा, क्योंकि हमें इसमें बताना क्या था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे हम यहाँ पर कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, सिंपल सा बस इसको सॉल्व करते हैं और चेक करेंगे क्या इसकी डिग्री 2 आ रही है या नहीं आ रही है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, देखो पूरे को सॉल्व करते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बताओ कितना होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और ये b, क्लास 8 में पढ़ी होगी आइडेंटिटी, a माइनस बी का होल स्क्वायर वही यूज किए, प्लस 1 2x माइनस 3, यही लिखा हुआ है बेटा हमारे पास यहाँ पर। अब आगे देखो, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कितना होगा, एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 2 जा 4, 4x प्लस 1 2x माइनस 3, यही लिखा हुआ है बेटा हमारे पास यहाँ पर, यही लिखा हुआ है। अब यहाँ देखो बेटा ध्यान से, यहाँ पर जो भी कुछ लिखा हो सबको यहाँ लेकर आओ, सब कुछ यहाँ लेकर आ जाओ, तो हमारे पास क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x बेटा ये लिखा हुआ है, प्लस का 4 और प्लस का 1 बताओ कितना होगा, प्लस 5। अब ये 2x प्लस का यहाँ आएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3 यहाँ आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। आगे देखो बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, वेट
माइनस 4x और बेटा ये माइनस का 2x, बताओ कितना होगा? माइनस का 6x ना, माइनस 4x माइनस 2x कितना होगा? माइनस का 6x, प्लस 5 और प्लस 3 ये कितना हो जाएगा? प्लस का 8। और हमारे पास अब पूरा सॉल्व करने के बाद हमें जो इक्वेशन मिली, जरा आप लोग खुद देखकर बताओ क्या इसकी इक्वेशन में जो हाईएस्ट डिग्री थी, हाईएस्ट पावर जो थी, क्या वो 2 है? आप बोलोगे सर 2 है, और अगर 2 है इसका मतलब क्या हो गया? यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही तो बताना था हमें इसमें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। उम्मीद करता हूं इसके बाकी पार्ट भी तुम लोग खुद कर सकते हो, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। सिंपली सॉल्व करना और कुछ नहीं करना। पूरा सॉल्व करने के बाद में जो बचेगा, अगर उसमें कहीं भी हाईएस्ट डिग्री 2 हो गई तो आप उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलोगे, अदरवाइज नहीं बोलोगे। मान लो बेटा, मान लो, सिर्फ सपोज करने वाली बात बोल रहा हूं, यहां बगल में 3 लिखा होता, एक्स स्क्वायर माइनस 6x क्यूब प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो क्या ये अभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? तो इसका आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि बेटा अब इसकी हाईएस्ट डिग्री 3 हो गई है। आप ये मत सोचना कि अगर किसी इक्वेशन में हमारे पास 3 भी दिया है, 4 भी दिया है, 5 भी दिया है, 6 भी दिया है और साथ में 2 भी दिया है, और अगर 2 दिया है तो इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा नो, क्योंकि हमारे पास डिग्री अगर हाईएस्ट 2 होगी तो ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलो इस 3 को हटा देते हैं यहां से हम। बाकी की पार्ट बेटा खुद ट्राई करो, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन सारे के सारे ये। अब हम आगे एक्सरसाइज पर चलते हैं। एक्सरसाइज 4.1 का पहला वाला क्वेश्चन यही लिखा हुआ है जो अभी हमने एग्जांपल नंबर 2 में सॉल्व किया था। क्या लिखा है बेटा इसमें? चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। हमें चेक करना है कि हमारे पास जो इक्वेशंस दी गई हैं क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। जैसे बेटा मैंने ये सिखाया था ना, ये वाला एग्जांपल जो बताया था, सेम एग्जांपल है, ट्राई कर सकते हो। चलो एक कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, तो थोड़ा सा दमदार क्वेश्चन होगा वही लेंगे, सारे क्वेश्चन तो नहीं करेंगे। एक काम करते हैं बेटा, इसका हम 8th वाला पार्ट करते हैं। उसमें क्या थोड़ा क्यूब की आइडेंटिटी लगी हुई है, इसलिए हम वाला क्वेश्चन करेंगे। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और यहाँ x माइनस 2 का क्यूब। यहाँ देखो बेटा इसके राइट साइड में क्यूब वाला नंबर लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम क्यूब की आइडेंटिटी पढ़ लेते हैं। x माइनस वाई का होल क्यूब, आप लोगों ने बेटा क्लास 9 में बहुत बार पढ़ी होगी। क्लास 9 में चैप्टर 2 था पॉलिनोमियल, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे इसके। इसकी आइडेंटिटी थी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। हमें उसमें क्या लिखा है? x माइनस 2 का होल क्यूब, तो मतलब बेटा हमें x की वैल्यू तो x लेनी है और y की वैल्यू 2 लेनी है। वेरी गुड, y की वैल्यू 2 लेनी है, तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं आगे। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यहाँ x माइनस वाई का होल क्यूब कितना होने वाला है? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं इसमें, अभी सॉल्व करेंगे, चिंता मत करो, एक साथ सब कुछ करने की कोशिश मत करो, आराम आराम सॉल्व करेंगे। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स क्यूब बेटा 2 का क्यूब कितना होगा? 8 2 3 या 6x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 3 या 12x। कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो बेटा, बीच में यहाँ इज इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, साइन बड़ा खतरनाक साइन है भाई। इज इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, इज इक्वल टू के साइन के इस तरफ और उस तरफ अगर कोई चीज बिल्कुल सेम है तो वो डायरेक्टली कट जाती है। जैसे कि एक्स क्यूब प्लस का था, वहां पर भी एक्स क्यूब प्लस का था, आप उसे उड़ा सकते हो आराम से, कट गया ये। अब जो कुछ बचा उसको लेकर सॉल्व करेंगे, तो एक काम करते हैं बेटा, बचा क्या? माइनस 4x स्क्वायर और ये माइनस का x, ये प्लस का 1 बच रहा है यहाँ पर, और जो कुछ यहाँ बचा ना, जो भी कुछ बचा सबको यहाँ लेकर आ जाओ, सबको लेकर आ जाओ। माइनस का 8 यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? ये माइनस का 8 हमारे पास यहाँ आ जाएगा, तो प्लस का 8 माइनस 6x स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, तो प्लस का 6x स्क्वायर, और प्लस का 12x यहाँ आ जाएगा, तो माइनस का 12x इज इक्वल्स टू में 0। आगे कंटिन्यू करेंगे। माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 6x स्क्वायर, बताओ बताओ बताओ, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस होगा, 6 में से 4 गया तो क्या बचेगा? 2 बचेगा ना, तो 2x स्क्वायर माइनस x और माइनस का 12x कितना हो जाएगा? माइनस x और माइनस का 12x, माइनस का 13x प्लस 1 और प्लस 8, ये बगल बगल में लिखा है बेटा, देखो ध्यान से, प्लस 1 और प्लस 8, ये कितना हो जाएगा?
प्लस का 9। ये पूरा सॉल्व करने के बाद बेटा मेरे पास ये बचा, चेक करो ये सॉल्व करने के बाद बचा, क्या इसकी डिग्री हमारे पास 2 है? क्या दिख रही है यार? इसकी डिग्री 2 है, और अगर इसकी डिग्री 2 है इसका मतलब क्या हो जाएगा? यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सभी को समझ में आ गया बेटा? सभी को समझ में आ गया? इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चैप्टर बड़ा प्यारा चैप्टर है, मतलब ये तुम्हें मान लो स्कोरिंग चैप्टर है बच्चों के, इसमें बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं बोर्ड में। शुरुआत में थोड़ा बहुत इक्वेशन फॉर्मेशन में दिक्कत आती है, जब हम इसके इक्वेशन वगैरह बनाते हैं प्रॉब्लम सम्स में, तब थोड़ी सी दिक्कत आती है, अदरवाइज बड़ा सिंपल चैप्टर ये वाला। चलो अब इक्वेशन फॉर्मेशन वाले क्वेश्चन है। नाम लिया शैतान का, शैतान हाजिर। करना तो पड़ेगा बेटा, बोर्ड एग्जाम की बात है, घर का पेपर होता तो अपन नहीं भी करते, बोर्ड एग्जाम वाली बात है तो हमें हर तरह का क्वेश्चन पढ़ना भी और सीखना भी अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा, जो मैंने आपसे बोला था, मैंने भी शायद बीच क्लास में बोला भी था कि इस एक्सरसाइज में हमें सिर्फ इक्वेशन बनाना सीखना है। क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग रीड करो, क्या लिखा है? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, अभी सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। 4.1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ फॉर्मेशन है। 4.2 में सॉल्यूशन है, इसलिए मैंने आप लोग को शुरुआत में अभी जब मैंने एग्जांपल कराया था, आप लोग देखो ध्यान से, जब मैंने एग्जांपल 1 सॉल्व करवाया था, जानबूझकर इक्वेशन बनाकर छुड़वाया था। जरूर नहीं कि बेटा एक बार में पूरी पूरी थाली खा जाओ, जरूर नहीं है एक बार में पूरी पूरी थाली खा जाओ, थोड़ा थोड़ा करके खाओ, उतना ही खाओ जितना हजम कर पाओ। तो अभी सिर्फ हमने इक्वेशन बनाना सीखी है, यहाँ पर ध्यान रखना, सिर्फ इक्वेशन बनाना सीखी है। अब इसको हम आगे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट वाला पार्ट, क्या लिखा है इसमें फर्स्ट वाले पार्ट में? देखते हैं। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। चलो बेटा, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, मान लो ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसका एरिया बेटा मुझे दिया गया है। एरिया कितना दिया गया है इसका? एरिया इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट, प्लॉट की जो लेंथ है ना, मतलब 7वीं 8वीं क्लास में, 7th और 8th क्लास में ऐसे क्वेश्चन आते थे बच्चों के पास, जिसमें छोटी छोटी सी कंडीशन दी जाती थी, बहुत छोटी छोटी सी हिंट दी जाती थी। इसमें भी हमें हिंट दी गई है, थोड़ा सा पढ़ो ध्यान से। द लेंथ ऑफ द प्लॉट, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज, थोड़ा सा मिस है बेटा ये क्वेश्चन, 1 मिनट रुकना जरा, इसको थोड़ा सा कंप्लीट करते हैं। हाँ अब ये पूरा है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। क्या लिखा है इसमें? जो लेंथ ऑफ द प्लॉट है वो क्या है? वो ब्रेथ के ट्वाइस से भी एक ज्यादा है, जो भी ब्रेथ होगी उसके ट्वाइस से भी एक ज्यादा है। मान लो बेटा, जैसे मैंने इसकी ब्रेथ x मान ली, क्या मान ली मैंने इसकी ब्रेथ x मान ली, लेट ब्रेथ बी x मीटर, मैंने इसकी ब्रेथ x मीटर मान ली है, तो बेटा फिर इसकी लेंथ कितनी होगी? देन लेंथ, एक बार फिर पढ़ते हैं, एक बार फिर पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर। लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth, ब्रेथ के ट्वाइस से भी एक ज्यादा, तो लेंथ हमारे पास क्या होगी? ब्रेथ के ट्वाइस से भी, तो x का ट्वाइस तो 2x हो गया, उससे भी एक ज्यादा। कोई समस्या है इसमें किसी को? कोई समस्या नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। इसमें भी समस्या होगी जब बेटा क्लास 10 में पढ़ने का मतलब भी नहीं है, 6वीं 7वीं 8वीं के बच्चे भी इस बात को समझ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा क्या होगा? सुनो, क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि हमें इसमें लेंथ ऑफ ब्रेथ फाइंड करना है। हम लेंथ ऑफ ब्रेथ पूरा फाइंड नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, और अभी हमें सिर्फ इक्वेशन बनाना है, सिर्फ इक्वेशन बनाना है। क्वेश्चन की मेन हेडिंग में तो यही है ना, सिर्फ इन सिचुएशन को हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना, रिप्रेजेंट करना है। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। एक बात बताओ बेटा मुझे, अगर मैं लेंथ का ब्रेथ से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा? सोच तो रहोगे, सर क्लास 4th में ही पढ़ा है हमने, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो भैया एरिया ऑफ रेक्टेंगल ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। हमने यहाँ पे क्या लिखा कि लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ कितना है बेटा हमारे पास यहाँ पर? 2x + 1, ब्रेथ कितना है हमारे पास? x, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है हमारे पास? यहाँ दिया गया था क्वेश्चन में, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है? 528 मीटर स्क्वायर। x का 2x से किया 2x स्क्वायर, x का 1 से किया 1, और ये 528 यहाँ आ जाएगा, तो माइनस का 528 इज इक्वल्स टू में 0, और हमारी इक्वेशन बन चुकी है। सिंपल सी इक्वेशन थी,
सिंपल इक्वेशन है ना, बिल्कुल दिक्कत नहीं है इसमें, मालूम मुझे बहुत सिंपल इक्वेशन है, आराम से समझ सकते हो इसको, आराम से कर भी सकते हो। सॉल्व बाद में करेंगे, अभी सिर्फ इक्वेशन बनाना था, हमने इक्वेशन बना ली यहाँ पे आराम से। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अगले वाले क्वेश्चन पे चले। अगला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड पार्ट जो इसका दिया गया है। सेकंड पार्ट में बेटा क्या लिखा हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। यार ये कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव मतलब क्या होता है? कॉन्जिक्यूटिव पहले भी सुना होगा तुम लोगों ने, पहले भी लीनियर इक्वेशन पढ़ा तुम लोगों ने क्लास 10th में, सॉरी 7th और 8th वगैरह में, तो उसमें कॉन्जिक्यूटिव वर्ड का मतलब सुना होगा। कॉन्जिक्यूटिव वर्ड का मतलब होता है लगातार आना। क्या होता है? लगातार आना। जैसे सोच लो, मैंने बोला कि बेटा मेरे पास कोई एक नंबर 5 है, तो उसके बाद वाला नंबर क्या होगा? आप बोलोगे सर 6 है, वेरी गुड। अगर 100 है तो अगला नंबर 101 होगा। एक नंबर अगर मेरे पास 99 है तो अगला नंबर 100 होगा। कैसा निकाल कैसे रहा है मेरे कॉन्जिक्यूटिव टर्म? बड़ी सिंपल सी बात है यार, अगर एक नंबर मुझे कोई पता है तो उसका अगला नंबर निकालने के लिए हमें सिर्फ +1 करना होता है। तो मान लो लेट फर्स्ट इंटीजर बी x। मान लो बेटा मैंने पहला इंटीजर इसमें क्या मान लिया? x मान लिया। और अगर पहला इंटीजर x है, देन सेकंड इंटीजर क्या होगा? सेकंड इंटीजर ये क्या होगा? x+1। ये होगा कि नहीं होगा? भाई पहला नंबर x है, दूसरा नंबर +1 करना सर नहीं पता है ना, तो x+1 होगा। अब क्या बोला गया इसमें? वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। हमें इंटीजर फाइंड करना है। देखते हैं, उससे पहले इसको एक बार फिर से पढ़ो बेटा। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। इन दोनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करने पर 306 आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x का मल्टीप्लाई अगर हम x+1 से करेंगे तो हमें इसमें 306 मिलेगा। x जा x², x1 जा x, ये यहाँ आ जाएगा, -306 इज इक्वल्स टू में 0। और बेटा ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाले पार्ट में बेटा क्या लिखा हमारे पास यहाँ पर? थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। थर्ड वाला पार्ट, थर्ड वाले पार्ट में बेटा लिखा था रोहन्स मदर्स इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। ये बेटा एज वाला क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? एज वाला क्वेश्चन। और कभी भी कोई भी एज वाला क्वेश्चन अगर आता है तो ध्यान रखना, एज वाले क्वेश्चन में हम हमेशा प्रेजेंट एज लेट करते हैं। क्या लेट करोगे? प्रेजेंट एज। तो यहाँ पे दो लोगों का जिक्र किया गया है इस क्वेश्चन में। एक तो रोहन के बारे में जिक्र किया गया और रोहन की मम्मी के बारे में जिक्र किया गया। बोला गया कि रोहन्स मदर्स, रोहन की जो माता जी हैं वो 26 ईयर्स ओल्डर हैं। कैसे 26 ईयर ओल्डर है? रोहन से। मान लो बेटा कि मैंने बोला लेट रोहन्स प्रेजेंट एज, लेट रोहन्स प्रेजेंट एज बी x ईयर। मैंने बोल दिया रोहन की प्रेजेंट एज कितनी है? x ईयर है। जब रोहन की प्रेजेंट एज x ईयर तो रोहन की मम्मी कितने साल बड़ी है? 26 साल बड़ी है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो रोहन्स मदर्स एज क्या होगी? रोहन्स मदर्स एज ये कितना होगा बेटा? x+26 ईयर्स, यही होगा ना, x+26 ईयर्स। अब ये बोला गया बेटा इसमें द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। ये बोला गया 3 years फ्रॉम नाउ विल बी। ये 3 years फ्रॉम नाउ अगर किसी को समझ में नहीं आया तो बेटा विल बी तो समझ में आ गया होगा। विल हमेशा फ्यूचर टेंस के बारे में बात करता है, मतलब बाद की बात चल रही है। इसमें बोला गया 3 साल बाद रोहन और रोहन की मम्मी की जो भी एज है उसका प्रोडक्ट 360 है। तो बेटा अभी दोनों की प्रेजेंट एज मेरे पास लिखी हुई है। मुझे पता रोहन की प्रेजेंट एज x है और रोहन की मम्मी की प्रेजेंट एज x+26 है। तो आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years 3 साल बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी? रोहन्स एज x+3 years और रोहन्स मदर्स एज, रोहन्स मदर्स एज 3 साल बाद। रोहन की बेटा मम्मी की एज अभी x+26 है, तो 3 साल बाद कितनी होगी? x+26 तो प्रेजेंट एज है, इसमें 3+ कर दो तो कितना हो गया? x+26 और 3 29 ईयर्स। ये वाली बात समझ में आ गई। रोहन्स मदर्स एज कितनी है? x+29 ईयर्स।
अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा इनका जो प्रोडक्ट था, मल्टीप्लीकेशन था, वो कितना हमारे पास यहाँ पर x प्लस 3 का मल्टीप्लाई x प्लस 29 से करोगे तो इसका बेटा जो मुझे प्रोडक्ट दिया गया था वो कितना दिया गया था इस क्वेश्चन में, 360। अब आगे चलते हैं बेटा, x का x से किया x स्क्वायर, x का 29 से किया तो 29x, 3 का x से किया तो 3x, 3 का 29 से किया तो 87 इज इक्वल्स टू में 360। एक्स स्क्वायर 29x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 32x प्लस 87 और ये यहाँ आ जाएगा माइनस 360। एक्स स्क्वायर प्लस 32x 87 और माइनस 360 करो बेटा कितना होगा, माइनस का 273 और ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है। इक्वेशन को सॉल्व करना हम अगली एक्सरसाइज में सीखेंगे। कितने बार बोल चुका हूँ ये वाली बात, अब तो समझ में आ चुकी होगी कि इक्वेशन को सॉल्व करना हम अगली एक्सरसाइज में सीखेंगे 4.2 में। लास्ट क्वेश्चन है बेटा इस एक्सरसाइज का और थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है और एक वैल्यूएबल क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगा लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है आज की क्लास का। इसमें लिखा हुआ है बेटा अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। कोई ट्रेन डिस्टेंस कवर कर रही है 480 किलोमीटर का, उसकी जो भी यूनिफॉर्म स्पीड होगी उस स्पीड पर। हमने लेट कर लिया, लेट यूनिफॉर्म स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। मैंने बोला कि ट्रेन की जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो कितनी x किलोमीटर पर आवर है और डिस्टेंस कितना है बेटा मेरे पास यहाँ पर 480 किलोमीटर। तो फिर टाइम कितना लगेगा ट्रेन को ट्रैवल करने में। टाइम का फॉर्मूला बेटा आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा, क्लास 10th में अगर 9th क्लास में फिजिक्स में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में पढ़ा होगा। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सब लोग जानते हैं कि टाइम का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना बेटा हमारे पास 480 किलोमीटर और स्पीड कितना था। तो ये जो टाइम मैंने निकाला ना 480 अपॉन एक्स, ये ट्रेन का ओरिजिनल टाइम है, जो ओरिजिनल टाइम ट्रेन को लगता होगा। इट इज ओरिजिनल टाइम, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ये ट्रेन का ओरिजिनल टाइम है। अब ये बोला गया इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। सोचो अगर हम ट्रेन की स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दे, मतलब ट्रेन जिस स्पीड से चलती होगी उससे थोड़ा सा स्लो कर दें, ट्रेन को थोड़ा सा हमने स्लो कर दिया, तो अब टाइम ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा, ज्यादा लगेगा ना। वही बात इसमें बोली है कि इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, स्पीड को हमने 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दिया, तो देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, टू कवर द सेम डिस्टेंस। ठीक है ना, ध्यान रखना बेटा इस बात का। तो यहाँ पे हमने लिखा इफ स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड को हमने 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दिया तो हमारे पास यहाँ पर जो न्यू स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, न्यू स्पीड पहले x थी बेटा स्पीड इसकी, अब 8 कम कर दिया आपने तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। तो अब कितना टाइम लगना चाहिए इसमें, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब आप सोचोगे सर ऊपर भी आपने टाइम निकाल दिया, सर आपने नीचे भी टाइम निकाल दिया। बेटा ऊपर मैंने साइड में लिखा हुआ है दिस इज ओरिजिनल टाइम। ट्रेन जब अपनी ओरिजिनल स्पीड से चलती होगी तो ट्रेन का उन दो स्टेशनों के बीच में जो भी टाइम लगता होगा उतना टाइम लग रहा है। लेकिन यहाँ पर ये वो टाइम बेटा यहाँ पर स्पीड कम हुई है, थोड़ी सी चेक करो, यहाँ पर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हुई है हमारे पास यहाँ पे। तो ये बेटा ये टाइम है ना वो प्रीवियस वाले टाइम से 3 घंटे ज्यादा है, इसकी वैल्यू 3 घंटे ज्यादा है। मतलब मैंने बोला कि इस वाले में अगर 15 घंटे लग रहे हैं तो पिछले वाले में कितना घंटे लग रहे थे, 12 बार लग रहे थे। और समझते हैं, मैंने बोला कि बेटा इस वाले सफर में ये वाला जो टाइम है 25 आवर्स है, तो प्रीवियस कितना होगा 22 आवर्स। क्यों सर आप बार बार ऐसे क्यों बोला, हर बार 3 बढ़ा के क्यों बता दीजिए सर आप, क्योंकि बेटा क्वेश्चन में बोला था कि इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड को हम 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दें देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। मतलब बेटा ये हो गया कि ये वाला जो टाइम है उस वाले टाइम से 3 घंटे ज्यादा है। समझाता हूँ फिर से, मान लो बेटा ये अगर 20 है तो वो कितना होगा
17। तो कुल मिला के ये बात है, कुल मिला के मेरे कहने का ये था कि अगर बेटा मैं इस वाले टाइम में से 480 अपॉन x माइनस 8, इस वाले टाइम में से इसको अगर माइनस कर दूं, इसको 480 अपॉन x को, तो इज इक्वल्स टू मुझे इन दोनों का डिफरेंस जो आने वाला है वो कितना आने वाला है, 3 तो आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ये 3 घंटे ज़्यादा तो नॉर्मल सी बात है, 15 में से 12 माइनस करो 3 मिलेगा ना, 20 में 17 माइनस करोगे 3 मिलेगा, 25 में 22 माइनस करो 3 मिलेगा। ये पहला वाला नंबर अगर दूसरे वाले से 3 ज़्यादा है तो डिफरेंस इसका हमेशा कितना आएगा, 3 ही निकल कर आएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है, इसको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पेज पे, तो यहाँ पर इस पे 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इज इक्वल्स टू में 3, यही लिखा हुआ था, एक बार चेक करो, 480 अपॉन x माइनस 8, 480 अपॉन x इज इक्वल्स टू में 3। चलो बेटा इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इन दोनों में से बेटा कुछ कॉमन आ रहा है, आप बोलोगे सर ऊपर न्यूमरेटर में दोनों में से 480 कॉमन था, नीचे क्या बचा बेटा 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x और इज इक्वल्स टू में 3, ये बच रहा है। ठीक है, ये वाला बेटा यहाँ पर हमारे पास x माइनस 8 लिखा हुआ है, इसका हम एलसीएम वगैरह लेते हैं, 480 को बेटा वहाँ नीचे लेके जाओ 3 के, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 3 अपॉन 480 और x माइनस 8 और x एलसीएम ले लिया बेटा, x माइनस 8 और x का एलसीएम यही निकल कर आएगा, x का 1 से मल्टीप्लाई किया x माइनस 8 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस 8, लेकिन ब्रैकेट लगा लेना क्योंकि यहाँ पर साइन माइनस का लगा हुआ है। आगे x माइनस, ब्रैकेट खोलोगे तो अंदर वाले साइन उल्टे हो जाएंगे, और यहाँ देखो x का x से किया x स्क्वायर, x का माइनस 8 से किया माइनस 8x, और 3 1 जा 3, ये 160, तो यहाँ 1 अपॉन 160, यहाँ बेटा प्लस x और माइनस x कट गया, बचा गया हमारे पास यहाँ इधर 8 अपॉन x स्क्वायर माइनस 8x 1 अपॉन 160, इसका इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे मल्टीप्लाई, 160 का बेटा 8 से मल्टीप्लाई करो, 16 8 जा 128 होता है, 0 ऐसे कैसे लगा लो, x स्क्वायर माइनस 8x का इससे किया x स्क्वायर माइनस 8x, इसको बेटा यहाँ लेके जाओ तो हमारे पास 0 बचेगा, यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 8x, ये यहाँ जाएगा तो 1280। इक्वेशन बेटा हमारी बन चुकी है, इसको सॉल्व हम बाद में करेंगे। उम्मीद करता हूँ बेटा सभी को समझ में आ गया होगा, अगर कोई डाउट लगे तो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ भी सकते हो कमेंट वगैरह करके, कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स का, आपके जो भी प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन मैं देख सकूँ, दे पाऊँ, कोशिश पूरी करूँगा। अब इसके बाद इसके आगे की जो एक्सरसाइज वगैरह है, एक्सरसाइज 4.2 उसकी जो इंट्रोडक्शन है, उसका जो एग्जाम्पल्स है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।